नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी बातों को लेकर लोग अपने पड़ोसी, पट्टेदार या विरोधी को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुरानी रंजिश के विरोधियों को बेवजह फंसा दिया जाता है। अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट, गवाह, सबूत भी गढ़ लिए गए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं। याद रखिए, अगर आप पर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य से ही काम लेना चाहिए। फर्जी केसों से जुड़े कई धाराएं हैं जो कि ऐसी घटनाओं को होने से रोकती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फर्जी केस से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिनव मिश्रा जी हैं। अभिनव जी आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका फर्जी केस से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अभिनव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर फर्जी केस को कानून कैसे परिभाषित करता है? बात करता हूं तो ये कोई भी ऐसा मुकदमा हो सकता है, ये सिविल का भी हो सकता है, क्रिमिनल का भी हो सकता है, जहां पर जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है या चलाया जा रहा है वो असली गुनहगार नहीं होता है। तो बेसिकली आप इसको ये कह सकते हैं कि किसी ने अपनी आपसी रंजिश को पूरा करने के लिए एक तरीके से आपको लीगल प्रोसेस में उलझा दिया है ताकि आप अपना राइट एक्सरसाइज टाइमली ना कर पाएं और आपको जुडिशियल हार्डशिप्स को फेस करना पड़े। दो ये हमारे कानून में वर्जित है और हमारे संविधान के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो हमारा संविधान भी ये राइट देता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी फर्जी केस के तहत फंसाया नहीं जा सकता। इसके आप क्रिमिनल एफआईआर अगर आप पर होती है तो आप उसको भी दर्ज करके खत्म करवा सकते हैं, और अगर आप पे सिविल केस होता है तो आप उसके लिए मुआवजे के लिए भी कोर्ट में याचिका फाइल कर सकते हैं। जी जी, तो फर्जी शिकायत के खिलाफ क्या होती है कानूनी कार्रवाई और इसकी पूरी जो प्रक्रिया होती है वो जानना चाहेंगे आपसे। अब फर्जी कार्रवाई कैसे होती है, इसके दो तरीके हो सकते हैं जी। एक हो सकता है सिविल, एक हो सकता है क्रिमिनल। अगर आपका सिविल रॉन्ग आपके साथ हुआ है और आप उसके चक्कर में आपको मुआवजा मिलता है यहाँ सरकार से, अगर आपके खिलाफ एक क्रिमिनल केस हो गया है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर, और वहां पर जाके आप अपने ऊपर लगी कार्रवाई को खत्म करवा सकते हैं। जी जी, अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा दी है तो क्या कुछ रास्ते होते हैं उसको लेकर बचने के? कैसे इससे बचा जा सकता है? फर्स्टली कि आपको जिस कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा है आप वहां पर जाके एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि आप इस केस में असली गुनहगार नहीं हैं, आपके खिलाफ ये झूठी शिकायत दर्ज की गई है जिसके तहत पुलिस ने एक झूठा केस आपके ऊपर बनाया है। अगर वहां पर आपको किसी तरीके से रहमियत नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर। वहां पे आप हाई कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल करके बता सकते हैं कि मेरे खिलाफ लगी झूठी एफआईआर को क्वॉश यानी डिसमिस किया जाए और उसके तहत हुई कार्रवाई को निल या विदाउट एनी बेसिस करार दिया जाए। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि कभी निर्दोष या बेबस व्यक्ति को परेशान करने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनसे बचने का भी आपने बताया कि कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। तो फंसाने वालों के खिलाफ किन धाराओं में ये कार्रवाई हो सकती है? फंसाने वालों के खिलाफ मैम आपके जो कार्रवाई हो सकती है वो होती है 182 आईपीसी, 194 आईपीसी, 195, 195A, 482 आईपीसी, 482 सीआरपीसी और सेक्शन 211 आईपीसी के तहत अगर आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस किया गया है। अगर आपके खिलाफ एक सिविल केस किया गया है जो कि जिसका कोई तथ्य नहीं बनता है, तब आप उन केसेस में
सूट फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करते हैं कि आपके खिलाफ एक मेलिशियस एक्ट के तहत आपके ऊपर एक कार्रवाई की गई जिसका कोई तथ्य या कोई बिना नहीं था, और अकॉर्डिंगली आप कोर्ट से कॉम्पनसेशन के लिए भी लायबल होते हैं। जी। अगर मैं आपको इसमें एक जजमेंट बताऊं 2018 की, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैटर का नाम था नम्बी नारायणन वर्सेस सीबी मैथ्यू। मैम नम्बी नारायणन साहब ISRO के एक साइंटिस्ट हुआ है, वो करते थे, उनको 22 साल के बाद 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन कोर्ट से मिला क्योंकि उनके ऊपर एक फॉल्स यानी एक फेक केस फाइल किया गया था। जी जी, आज हम बात कर रहे हैं फर्जी केसेस की, जब कोई किसी को फंसाने की कोशिश करता है फर्जी मामलों के तहत। और हमारे अधिवक्ता अभिनव मिश्रा जी भी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। अभिनव, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित करने का भार भी उसी शख्स पर होता है, तो इस तथ्य को थोड़ा और स्पष्टता के साथ जानना चाहेंगे आपसे, थोड़ा तफसील से बताइए। हमारा सिस्टम ऑफ जस्टिस जो हमारे देश में प्रिवेल करता है मैम जी, अगर मैं उसकी आपकी बात करूं तो हम एक एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस की तरफ हमारा रुझान ज्यादा है, जिसका मतलब ये होता है कि आप कोर्ट तो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में केस को साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। अब आप वो किसी तरीके से भी साबित कर सकते हैं, आप उसको एविडेंस दे सकते हैं, आप उसमें अपने तथ्य बयान, अपने सबमिशंस, अपने डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हैं। पर अक्सर होता क्या है कि कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही उस केस को एडमिट करती है फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। तो अगर मैं बताऊं तो कोई भी प्लेंटिफ है या कोई भी कंप्लेनेंट है, जब वो पुलिस थाने जाता है या सिविल कोर्ट जाता है और वो एक केस फाइल करना चाहता है, तो पुलिस या उससे सिविल जज दोनों एक ही सवाल पूछते हैं कि मुझे प्राइमा फेसी सैटिस्फाई करो कि ये केस आपके फेवर में है ताकि मैं इस पे फर्दर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर पाऊं। सो ये एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस से है आता है मैम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको काफी दर्जा दिया गया है। पर ये केसेस जो हैं विमेन के केसेस में, इनको थोड़ा सा इनके ऊपर चेंज ये लाया गया है कि वहां पर स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि इसको प्रूव करना, ना कि कंप्लेनेंट के ऊपर, क्योंकि कंप्लेनेंट विमेन ही होती हैं, उनके खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हों, अदर ऑफेंसेस हों IPC के, तो उन केसेस में जो ऑब्लिगेशन है क्राइम को प्रूव करने का या केस को साबित करने का, वो कंप्लेनेंट के ऊपर नहीं जब बल्कि स्टेट या पुलिस के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट के अंदर आता है। जी जी, तो जैसे जब केसेस के फैसले आते हैं और ये साबित हो जाता है कि ये केस फर्जी ही था, तो जिसने होता है जो भी इस मामले में कल्प्रिट, तो उसको लेकर क्या सजा ऐसे में मिल सकती है और क्या कुछ उसको सजा दी जाती है इसको लेकर? अगर आपके ऊपर एक सिविल केस फर्जी किया गया था तो आप उस केस में बकायदा कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं, लेकिन आपको डैमेज दिखाना पड़ेगा कि वो केस के तहत आपके ऊपर क्या क्या आप बीती आई है, ये आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे वकीलों के खर्चे, सोसाइटी में रेप्यूटेशन का डैमेज, अपने घर परिवार में अनबन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उससे उस एक केस से 4 और केस आपके ऊपर अगर और फर्जी फाइल हो गए तो उन सबका आपके ऊपर मेंटल लॉस, फिजिकल हार्म जो हुआ है वो आपको कोर्ट को बताना पड़ता है। अगर मैं क्रिमिनल केसेस की बात करता हूँ मैम, तो हमारे भारतीय दंड संहिता में 182 की बात करता हूँ, जो कहता है अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन इस इंटेंशन के साथ दी है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट उसको पाकर किसी ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई करे जिसने वो क्राइम किया भी नहीं था, लेकिन उसके ऊपर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई कि उसने ऐसा क्राइम किया है, तो उन केसेस में सजा 6 महीने की है या फाइन 1000 रुपए तक की है। 194 IPC धारा जो है मैम हमारी बताती है कि अगर आपने फॉल्स या फैब्रिकेटिंग एविडेंस दिया है किसी की कन्विक्शन को हासिल करने के लिए, जबकि आपको पता है कि जिस बंदे के अगेंस्ट आप ये इंफॉर्मेशन या एविडेंस दे रहे हैं उसने वो क्राइम नहीं किया है, और इस केस में अगर उस इंसान के ऊपर एक्चुअल सजा उसको मिलती है या उसको कैपिटल पनिशमेंट या डेथ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, तो आपको भी जिसने ये फॉल्स एविडेंस दिया है वो भी इस सेम सजा के लिए लायबल होता है। जी। फिर मैं 195A की बात करता हूँ मैम, बहुत बार गाँव में, शहरों में हम देखते हैं ये केसेस होते हैं कि पाटीदारों में, रिश्तेदारों में जी
करके झूठी गवाही दिला देते। उन केसेस में मैम 195A 2006 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय दंड संहिता में लाया गया था। ये कहता है कि अगर आपने किसी को डरा धमका कर फिर किसी केस में जहां उस बंदे ने जिसने फॉल्स एविडेंस दिया है उसने उस डर के अंदर ये एविडेंस दिया है, तो उस केस में आप 7 साल की सजा या फाइन के लिए लायबल होते हैं। जी जी बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ, अभिनव जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको, जुड़ चुके हैं रूपचंद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूपचंद जी अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ सर, मेरा सवाल है जी कि ये जो जमीन जायदाद होती है तो एक पुश्तैनी होती है, पुश्तैनी बिना औरत की इजाजत के बिना ही उसको बेच सकते हैं या रहन बह कर सकते हैं, तो ये सवाल है जी। तो इनका सवाल का जवाब दे दीजिए आप। हालांकि हमारे आज के मुद्दे से जुड़ा हुआ तो नहीं है ये सवाल, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं जवाब। रूपचंद जी, मैं आपसे 2 जानकारी जानना चाहूंगा आपका जवाब देने से पहले कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसका कैसे आपके फेवर में टाइटल आया है? इसमें आप जो महिला की बात कर रहे हैं वो इसमें जॉइंट ओनर है? रूपचंद जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हमारा भाई है तो उसकी प्रॉपर्टी किसी ठेकेदार ने उसको जमानत दे दी है, उसने ऐसे सीधा सा अभी मर गया है तो औरत से नहीं पूछा है, पुश्तैनी जमीन थी। पुश्तैनी जमीन थी मतलब ये किसी बिल के तहत आपके पास आई होगी, किसी वसीयत की वजह से आपके पास आई होगी रूपचंद जी? आपके पास आई थी वो दादा परदादों की जमीन थी जी, पुश्तैनी होती है दादा परदादों। सर आप इसमें सूट फॉर प्रॉपर्टी के लिए सिविल कोर्ट को अप्रोच करें सर, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। आप सूट फॉर पोजेशन लगाएं सर, इसमें आप उस जमीन के असली हकदार हैं ये आपको कोर्ट को साबित करना होगा और आपको सूट फॉर पोजेशन मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी अगर आप कोर्ट को साबित कर पाते हैं सिविल ट्रायल में कि आप इसके असली मालिकाना हकदार हैं और आपसे ये डरा धमका कर प्रॉपर्टी ली गई है या किसी ने बाइज्जत आपको बिना इंफॉर्मेशन दिए उस प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना अधिकार जमा लिया है। आप इसमें FIR अभी ना करें अनलेस एंड अनटिल आपको कोई थ्रेट या कोई हार्म दूसरे साइड से जब तक नहीं, कोई चोट या किसी डरा धमकाने की बात नहीं होती है, अभी आप सिविल नेचर का ही रेमेडी इसमें परस्यू करें। और लगातार आज हम बात कर रहे हैं फर्जी केसेस के बारे में, हमारे अधिवक्ता अभिनव जी भी लगातार बने हुए हैं। अभिनव जी अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी भी मामले में किसी को षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है तो क्या हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में केस चलने के दौरान पुलिस क्या पीड़ित के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है? ऐसे में हम सेक्शन 482 CRPC जो है जी, जो हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स को डिफाइन करती है सेक्शन, इसकी याचिका इन केसेस में हाई कोर्ट में डायरेक्टली फाइल करनी चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं मैम, बहुत कम लीगल नॉलेज रखते हैं वकील आज के मार्केट में, मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। जी। फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट आने से पहले अगर आपको अपने खिलाफ कोई FIR क्वॉश करानी है तो आपको एक रिट पिटिशन लगानी होती है और ना कि 482 की याचिका। जी। 482 की याचिका तभी लग सकती है जब फाइनल रिपोर्ट या पुलिस चालान या चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देती है पुलिस। इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपके खिलाफ एक फेक केस दर्ज किया गया, IO ने उस फेक केस की इन्वेस्टिगेशन ना करके उस फेक केस को और साबित करने की कोशिश की अपने इन्वेस्टिगेशन में। आपका इस पूरे क्राइम से या इस पूरे इवेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है और आप अकॉर्डिंगली इसमें एक इनोसेंट हैं और आप मुजरिम नहीं। अक्सर क्या होता है, जो आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, कि क्या पुलिस ऐसे केसों में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, आपको हाई कोर्ट से स्पेसिफिक ऑर्डर लेना होता है इन केसेस में कि टिल द टाइम पेंडेंसी ऑफ दिस पिटिशन इज प्रेजेंटली लाइंग बिफोर दिस कोर्ट नो कोअर्सिव एक्शन शुड बी टेकन। मतलब जब तक ये याचिका इस कोर्ट में दर्ज है, जब तक इस पे सुनवाई चल रही है, तब तक पुलिस मेरे खिलाफ कोई भी कोअर्सिव एक्शन या इल्लीगल एक्शन
या मुझे पीड़ित करने की कोशिश ना करे। जी जी। तो अगर आपके फेवर में ऐसा ऑर्डर आता है तो इसकी कॉपी उस कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भी जाती है, डीसीपी एसपी को भी जाती है और डीएम को भी जाती है। जी। तो उन केसेस में ये लोग अगर आपके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या आपको थाने बुलाते हैं, पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं किसी भी नेचर की, तो आप इन केसेस में वापस हाई कोर्ट आके इनके अगेंस्ट दोबारा ऑर्डर ले सकते हैं। जी जी। तो फर्जी केसेस से जुड़ी धारा 194 और 195 क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। 194 बताता है मैम, जब मैंने किसी से फॉल्स या फैब्रिकेटिंग एविडेंस दिया है इस इंटेंशन के साथ कि जिसके खिलाफ मैं ये बयान देने जा रहा हूँ, गलत बयान देने जा रहा हूँ, जी उसका कॉन्सिक्वेंस उस इनोसेंट पे ऐसा बनेगा जी कि उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगी, मतलब मृत्युदंड मिल जाएगी। जी जी। कोर्ट कहती है कि अगर ये चीज प्रूव हो गई कि जिस बंदे ने या जिस व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट दिया था किसी और के अगेंस्ट, जिसकी वजह से किसी इनोसेंट को सजा हो गई है और उसको मृत्युदंड मिल चुकी है, तो इस केसेस में जिस व्यक्ति ने वो फॉल्स एविडेंस दिया था उसको भी मृत्युदंड की सजा मिलेगी। सेम ऑफेंस with which the innocent was held to be guilty जी will be awarded to the person giving the false evidence. 195 की बात है ना, जो सेम चीज है 194 जैसी, बट है कि यहाँ कैपिटल पनिशमेंट नहीं होता, यहाँ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट होती है या 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट होती है। तो जिस इनोसेंट व्यक्ति को वो झूठी बयान देके वैसी सजा मिल चुकी है, वही सजा जो जिस बंदे ने झूठी बयान दी थी उसको भी दी जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, उन्हें जरूर फायदा पहुंचेगा आपकी इन अहम जानकारी से। और हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।